ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और इस हालात के सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं वहां फंसे हुए छात्र, और इन छात्रों में ज्यादा तादाद में उत्तराखंड के छात्रों की संख्या बताई जा रही है। और इसी के मद्देनजर आज भी सीएम धामी की मॉनिटरिंग इसे लेकर जारी रहेगी। सीएम धामी आज अधिकारियों के साथ इस पूरे मसले को लेकर बैठक करने वाले हैं और सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे इसके लिए समय तय किया गया। गृह विभाग और पुलिस के नोडल अधिकारियों के साथ सीएम बैठक करेंगे। आपको ये भी हम बता दें कि प्रदेश के करीब 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनमें सबसे ज्यादा छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए वहां पर गए थे, लेकिन हालात बिगड़े और हुआ ये कि वहीं पर छात्र फंस गए। अब लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बेहद चिंतित हैं, वो नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग आज करेंगे। कल भी सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ इस मसले पर बैठक की थी और इस बैठक के बाद सीएम ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जो भी घटनाक्रम पैदा हुआ है उसमें हमारे यहाँ के बहुत सारे छात्र और छात्राएं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, एनएसए अजीत डोभाल जी से भी बात की है कि उनको जल्द से जल्द कैसे वापस लाया जाए। साथ ही हम जो हमारा स्थानीय आयुक्त कार्यालय है दिल्ली का, वो भी लगातार संपर्क में रहेगा। हमारा हर संभव प्रयास है और हमने एक नंबर भी जारी किया है, टोल फ्री नंबर। उस टोल फ्री नंबर पर सभी अपने अपने जो भी जिनके भी बच्चे वहाँ पर हैं उनका पूरा ब्यौरा दे सकते हैं। उसके आधार पर हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय को भी दे रहे हैं, ऊपर भी दे रहे हैं। हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि सारे के सारे जो हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी सकुशल भारत लाया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी देहरादून से मौजूद हैं। क्या है अपडेट इस वक्त, उनसे जानते हैं सीधे। रवि, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि छात्रों की वतन वापसी कराने की कोशिश हो रही है, इस कड़ी में उत्तराखंड में अभी क्या प्रोसेस है? बिल्कुल जी, देखिए अगर अभी तक की बात करें तो करीब 100 ऐसे लोग हैं, नागरिक हैं जो कि चिन्हित कर दिए गए हैं जो यूक्रेन में हैं उत्तराखंड के, और अभी भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। इसके लिए जो तमाम नंबर्स हैं वो जारी किए गए हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जिन पर कि लोग अपनी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जो कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली थी, आज भी एक बैठक है जो गृह विभाग के साथ होगी, पुलिस के अधिकारियों के साथ होगी, और साथ ही साथ जो है तमाम जो अन्य ऐसे लोग हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं उनके साथ बैठक होगी। किस तरीके से प्रदेश में ऐसे लोगों का चिन्हीकरण अभी भी किया जाए, क्योंकि ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी ये जानकारी ना दी हो, जिनको ये जानकारी ना मिली हो कि कैसे हम अपनी जानकारी सरकार तक पहुंचाएं। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं और खुद मुख्यमंत्री लगातार इस मोर्चे को संभाले हुए हैं। कल उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल के साथ बातचीत की है। उनके साथ बातचीत के बाद उन्होंने यही कहा कितने लोग हैं और पूरे जो ब्यौरा है उत्तराखंड के लोगों का वो उन्हें दिया है। लगातार ये बातचीत चल रही है और लोगों को भी सरकार ने कहा है कि वो उनके साथ हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं उनको अपने बच्चों का भी इंतजार है, क्योंकि उत्तराखंड के ज्यादातर जो भी लोग चिन्हित हुए हैं वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स हैं जो कि यूक्रेन में इस वक्त जो है अपनी पढ़ाई कर रहे थे। और कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें जल्दी घर आना था, लेकिन उसके बाद जो हवाई अड्डे पर जो कई चीजें जो एक्टिविटी हुई है वहां पर और जिस तरीके से तनाव का माहौल पैदा हुआ है, उसके बाद वो लोग जो है स्टूडेंट अभी फिलहाल वहीं पर फंस गए हैं। लेकिन अभी सरकार लगातार बातचीत कर रही है, लोगों को ये ढांढस बनाया है कि वो लगातार उनके बच्चों को वापस लाने के लिए लगातार भारत सरकार के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। तो चाहे यहाँ की अगर हम उत्तराखंड सरकार की बात करें तो लगातार भारत सरकार के साथ उनकी बातचीत है और किस तरीके से उन्हें वापस लाया जा सके इसको लेकर भी बातचीत है। किस तरीके से सभी बच्चों को वापस लाया जाए इसी को लेकर मंथन भी हो रहा है। सरकार से भी लगातार संपर्क साधे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने ये आश्वासन दिया भी है परिजनों को कि आप चिंता मत कीजिए, जितने भी बच्चे वहां पर उत्तराखंड के रहते हैं सभी को सकुशल वापस लाया जाएगा और इसी के लिए तमाम कवायदें भी हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका रवि, पूरी जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखेगा, जब बैठक की शुरुआत होगी तो फिर आएंगे आपके पास और जानकारी लेंगे। फिर बज उठा आफत का सायरन। यूक्रेन के आसमान में रूस की मिसाइल। मिसाइल देख यूक्रेन के शहर में अफरा तफरी मची हुई है। ऐसा लग रहा है
मानो आसमान में आग के शोले भड़क उठे हों। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर अटैक किया। सुबह से ही अब तक कई बार मिसाइल दागी जा चुकी हैं, जो यूक्रेन के आसमान में साफ दिखाई दे रही हैं। ये नजारा देखकर लगता नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग जल्द ही शांत होने वाली है। यूक्रेन के आसमान में कभी फाइटर प्लेन की आवाज सुनाई देती है, कभी शहर में टैंक नजर आते हैं, तो कभी मिसाइल से हमला हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई में एक तरफ यूक्रेन में तबाही मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तान के लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान। और उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं और इसके बाद परिवार वाले सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच है, मगर इससे हिंदुस्तान की चिंता भी बढ़ी हुई है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। राजधानी देहरादून की छात्रा नमिता भी यूक्रेन में फंस गई, जिसने एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान वहां के हालात बयां किए। नमिता, मैं एक पूछ रहा था ये कि क्या जहां अभी जिस जगह पे आप हो तो वहां क्या ऐसी कुछ साउंड्स वगैरह आ रहे हैं वहां पर, जहां पे धमाकों की आवाज़, इस तरह की कुछ ऐसी स्थिति है वहां पे क्या? अभी तक लवीव में ऐसा हमने कुछ साउंड नहीं सुना है, सायरेंस के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, सायरेंस हो रहा है तो अच्छा, जो सायरेंस बजते हैं उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, जो नॉर्मल वहाँ की कंडीशन होती है, आप क्योंकि वहाँ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज जाते होंगे, और नॉर्मल में और अब में कितना डिफरेंट लग रहा है आपको? क्या प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं अभी मेन अगर देखा जाए तो? ऐसी तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, बस वही था कि सामान और एटीएम के लिए काफ़ी लाइन वगैरह लगानी पड़ी। नमिता यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। परिवार की चिंता अपनी बेटी की सलामती को लेकर है। उससे बातचीत हमारी लगातार हो रही है, व्हाट्सएप कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात हो रही है, तो बातचीत तो नॉर्मल ही कर रही है। अभी थोड़ा टेंशन तो होती है बच्चों को, और बाकी ऐसा कुछ क्लियर तो नहीं बताया उसने। बाकी दिक्कत ये थी खाने वाने की, इन चीज़ों की दिक्कत है। उधर अमन विहार के सूर्यांश भी यूक्रेन में। सूर्यांश के साथ उनके परिवार के लोग लगातार संपर्क तो कर रहे हैं, मगर वो घर कब लौटेंगे, चिंता इस बात को लेकर है। यही कोशिश आशा करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चा हमें घर आ जाए, और गवर्नमेंट से भी यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बच्चों को यूक्रेन से निकालने में जो संभव जो भी हो सके उनसे वो करें। यूक्रेन में नैनीताल जिले के 18 लोग फंसे हुए हैं। इनमें ज्यादातर छात्र हैं जो पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे। हमारी एलआईयू और सिटी कंट्रोल रूम में जो लगातार फ़ोन से हमें सूचित कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड कंपाइल किया जा रहा है, और ये संख्या हर समय बढ़ रही है। रुड़की और मैंगलोर क्षेत्र के भी 6 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मैंगलोर निवासी अरीब अंसारी पिछले 5 साल से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। अरीब को 26 फरवरी को घर आना था। बच्चे अंदर हैं, खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। फंसा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि फ़्लाइट नहीं है और उसकी टिकट बुक थी 26 तारीख की। अब क्योंकि फ़्लाइट नहीं है इसलिए वहाँ फ़िलहाल तो रुक गए हैं। आगे जैसी पॉलिसी होगी फ़्लाइट खुलने पे, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बच्चे वापस आ जाए। पौड़ी जिले से 11 लोग भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो वहीं नैनीताल शहर के 4 परिवार के बच्चे यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हैं, जिस वजह से इन छात्रों के परिजन परेशान हैं। सभी परिवारों से वार्ता की गई है। सभी परिवारजनों के जो सदस्य वहाँ यूक्रेन में हैं वो सुरक्षित हैं और वहाँ पर अपना व्यवस्था भी कर रहे हैं, और उनके द्वारा जो भी सहायता की अपेक्षा किया गया है संबंधित विभाग को उसकी सहायता के लिए
हम सूचीबद्ध करके अवगत करा रहे हैं। यूक्रेन में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, उसके बाद छात्रों के परिजनों की चिंता बढ़ गई। उनकी चिंता बच्चों की सलामती को लेकर है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज, हल्द्वानी से अंकित, रुड़की से विनीत की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बदल गया है। जोशीमठ में बर्फबारी हुई है, तो वहीं बड़कोट, उत्तरकाशी और चक्राता की पहाड़ियों पर भी बर्फ गिरी हुई है। फरवरी महीने के आखिरी में बर्फबारी होने से पहाड़ों में तापमान फिर से गिर गया है। हालांकि ये मौसम सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। अचानक जहां पर गर्मी महसूस की जा रही थी, वहां पर मौसम में तब्दीली, ये पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। तस्वीरें आपको चार हम दिखा रहे हैं। नैनीताल की, जोशीमठ की, बड़कोट की तस्वीरें, उत्तरकाशी की और विकासनगर की तस्वीर है, जहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है। कहीं पर लगातार बारिश तो कहीं पर बर्फबारी का दौर जारी है। उधर जोशीमठ में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। चमोली में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी जारी है। 2000 से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। देखिए ये तस्वीरें भी हमने आपके सामने रख दी है। कितना खूबसूरत नजारा इस वक्त पहाड़ों पर है। औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और माणा में लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम कितना सुहाना हो गया है, ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। और बारिश के बाद की जो सुबह होती है, कहते हैं कि वो और भी खूबसूरत होती है। और यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, जहाँ तक भी नज़र आप डालिए। और उसमें जब धूप खिली है तो किस तरीके से मौसम यहाँ पर सैलानियों के लिए अच्छा हो गया है, वो भी आप समझिए। फाल्गुन महीने की कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व है और उससे पहले ही कांवड़िया बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार एक बार फिर से बाबा शिव के जयकारों से गूंज रही है। फाल्गुन महीने की कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, लिहाजा धर्मनगरी भगवा रंग में रंगी नजर आ रही है। शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं। हर की पैड़ी पर कांवड़ियों की टोलियां गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रही हैं। कोरोना के बाद ये हमारी पहली कांवड़ है। पिछली कांवड़ में आ नहीं पाए थे कोरोना के चलते हुए। सारे नियम मतलब सारे नियमों का पालन किया था। पैदल जाएंगे यहाँ से नजीमाबाद, नगीना, धामपुर, जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, किच्छा। हर की पैड़ी से गंगा जल लेने के बाद कांवड़िए अपने कंधे पर कांवड़ रखते हैं। फिर ये शिव भक्त पैदल ही अपने सफर की तरफ रवाना हो जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज कांवड़ लेके जा रहे हैं। कोविड टाइम से हम कांवड़ नहीं लेके जा रहे थे। कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे? सर काशीपुर, वो हरिद्वार से काशीपुर तक जाएंगे। हमारे भोलेनाथ हमें शक्ति दे देते हैं चलने की। हमें बहुत अच्छा लगता है सर कांवड़ ले जाने के लिए। हालांकि कोरोना की वजह से ज्यादा भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं, इसलिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से चौकसी बरती जा रही है। 2 साल बाद ये हो रहा है। इसको लेके कांवड़िए अब ज़्यादा संख्या में भी आ रहे हैं, तो फोर्स पर्याप्त संख्या में लगा दी गई है। और जो पॉइंट्स हैं जहां से हमें जिन पॉकेट्स में पुलिस की आवश्यकता महसूस हो रही है वहां पे लगा रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ेगी तो और फोर्स उपलब्ध कराएंगे। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। उससे पहले ही कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो जाएंगे। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई थी, मगर फाल्गुन महीने की कांवड़ यात्रा में अभी छूट है, इसलिए शिव भक्त उत्साहित है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट।